शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और जो आज की बड़ी डेवलपमेंट है वो तो यही है कि एक दफ़ा फिर अपील दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के अपने फैसले के हवाले से। पहले जो हक़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाती थी, और लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद अब दोबारा से अपील दायर की गई है कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अपील सुनी जाए, उसका उनके क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। और ये अपील जो है वफाक ने, बलूचिस्तान ने, KP ने और सिंध ने, ये तमाम इदारों ने सूबों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। लेट्स सी कि अब जब इसकी हियरिंग होती है और इस पर क्या फैसला आता है कि क्या मिलिट्री कोर्ट वाकई वक्त की इतनी आम ज़रूरत है और अदालत इस हवाले से क्या बात करती है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी हो चाहे PMLN हो, भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है, बावजूद इस शिकवे के पीपल्स पार्टी के कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल उनका KP का इस वक्त जो विजिट है बिलावल भुट्टो जरदारी का जोरों शोर से जारी है, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। आज एक और जलसा किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, एक छोटे पे, वो सुनिएगा क्या कह रहे थे। हमारा यही पैगाम है कि आप भी पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करें, दाएं बाएं ना देखें, अवाम की तरफ देखना है। अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। और पाकिस्तान के अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज को भुगता है, और अब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि आज भी वो लोग जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख PMLN की तरफ है, और इसकी क्या वजूहात है? वजह सिर्फ और सिर्फ सियासत है, क्योंकि PTI को तो इस काबिल छोड़ा ही नहीं गया है या इस काबिल रही नहीं है कि उस पर अब कोई खुल के तनकीद करे सिवाय इसके कि जो PMLN के लोग हैं वो उसको सिर्फ मकाफात अमल करार देते हैं। और जब उनसे ये बात की जाती है कि जी उनके साथ ये हो रहा है, तो कहते हैं हमारे साथ नहीं हुआ था 2018 में, चूंकि हमारे साथ ये हो चुका था तो अब ये भुगते। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चूंकि ये अब सियासत है, सियासी मैदान सज चुका है, इलेक्शन की डेट आ चुकी है, वो कुछ दिन पहले 14 नवंबर को एक गुफ्तगू कर रहे थे जहां पे उन्होंने PMLN की शख्सियात को, खासकर शहबाज शरीफ समेत उनके कैबिनेट के लोग को नाम ले उन्होंने कोई बात की। तरह एक छोटा सा क्लिप है, मैं जरा चाह रही थी कि हम आपको बताएं कि क्या पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत होती कैसे। चलाइएगा। आप शहबाज शरीफ से पूछे, इसाकदार से पूछे, खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछे, ख्वाजा साद रफीक साहब से पूछे, अयाज सादिक साहब से पूछे, अहसन इकबाल साहब से पूछे, क्या वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हैं या वो अपने मुंह छुपा रहे हैं? अच्छा, इस बात का जवाब शहबाज शरीफ साहब ने दिया तो है, लेकिन मैं उससे पहले जो फर्क हमें आपको बताना है कि हुकूमत में रहना और हुकूमत से बाहर होना। जब आप हुकूमत में थे, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे, और जब यही शहबाज शरीफ आज जिनको कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, जब वो कराची तशरीफ़ लाए थे, तो शहबाज शरीफ के कराची आने पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्या ख्वाहिशें थी, ये जरा देखिए। K4 का 3 कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है K4 का, और इन 3 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट पे 20 साल से काम चलता आ रहा है। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब। कराची को उससे शहबाज स्पीड की जरूरत थी, मतलब शहबाज शरीफ साहब इतनी स्पीड से काम करते हैं कि कराची को भी शहबाज स्पीड की जरूरत थी। ये था उस वक्त जब आप हुकूमत में थे, लेकिन उससे पहले वाला उस वक्त है जब आप हुकूमत में नहीं है। लेकिन बहरहाल इसका जवाब शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया, जरा वो भी सुन लीजिएगा। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और जो बलूचिस्तान के बाद जो अगला रुख है मियां नवाज शरीफ साहब का वो है जनूबी पंजाब। और कुछ इतलात हैं कि क्यू लीग के कुछ लोग जो कि PTI में आए थे
खुसरो बख्तियार टाइप वाला जो ग्रुप है वो शायद नून लीग के साथ अब हाथ मिला लेगा। और इसके अलावा भी इलेक्टेबल्स की तलाश में ये काफिला बलूचिस्तान गया था, अब इलेक्टेबल्स की तलाश में ये काफिला जनूबी पंजाब जाएगा। हमारे साथ सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल PMLN पंजाब, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू पंजाब। उनसे ही जरा गुफ्तगू करते हैं और मालूम करते हैं। जी सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, आपकी खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा उवैस अहमद खान लगारी साहब, अब मामला ये है कि आप सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN पंजाब के, और पंजाब, मैं इससे पहले जरा और सियासी बातें करूंगी, लेकिन द न्यूज़ ने एक सर्वे कराया और पंजाब ही के हवाले से द न्यूज़ ने कराया था, ये बात जहन में रख लीजिएगा बस। उन्होंने कहा कि PTI की जो मकबूलियत है वो पंजाब में 41% है, जो PMLN की मकबूलियत है वो 28% है, पीपल्स पार्टी 4%, TLP वगैरह या दीगर पार्टीज़ जो हैं उनकी 6% है। अब इस 41% मकबूलियत का 28% वाली मकबूलियत वाली नून लीग कैसे मुकाबला करेगी? सिर्फ इलेक्टेबल से या कोई और तरीक़ेकार भी अपनाया जा सकता है? सबसे पहले तो प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन करें, ये खास तौर पे आपने इसका जी द न्यूज का इतने जोर लगा के क्यों एम्फसाइज किया? इसलिए दिया क्या है कि द न्यूज को? इदारे की ऑथेंटिसिटी होती है ना, एक क्रेडिबिलिटी होती है, मतलब एक होता है ना ये सर्वे हो गया वो सर्वे हो गया, अच्छा मेरे ख्याल में होती है एक ऑथेंटिसिटी। मैं इतनी जी जरूरत नहीं रखता कि किसी भी मीडिया के चैनल या इदारे की क्रेडिबिलिटी को जी चैलेंज कर सकूं। वो जो लोग होते हैं, जो उसके जो व्यूअर्स होते हैं, वो उन्हीं का राइट होता है, मैं ये बात नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो कहा कि किस तरह हम लोग ये कंटेस्ट करेंगे, हम लोग उसी तरह कंटेस्ट करेंगे जिस तरह हमने हर इलेक्शन पिछला किया है। 2018 के अंदर जो हमारी तमाम एक जी पॉलिसी थी और जिस बहादुरी के साथ उन दिनों एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया और पंजाब के अंदर हमने एक जी मेजॉरिटी ली, बाकायदा हम पंजाब की सबसे बड़ी जमात थे 2018 के इलेक्शन में। और आप खुद जानती हैं कि 2018 के इलेक्शन के बाद इंडिपेंडेंट्स को किस तरह उठा के उस एक पर्टिकुलर जमात के साथ उनको जी एसोसिएट किया गया। तो हम 2018 से बेहतर कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सामने आवाम के सामने रखने को 2018 से 2022 तक की PTI की एक जी पथेटिक पंजाब के अंदर जी परफॉर्मेंस है। और मैं तो उस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूं जहां PTI का चीफ मिनिस्टर खुद था और उसने उस ज़िले के हेडक्वार्टर शहर को भी सीवेज के अंदर और हर किस्म की प्रॉब्लम्स के अंदर छोड़ के गया। तो हम तो बहादुरी से कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, पूरे कॉन्फिडेंस से करेंगे। उस्मान बुज़दार साहब आजकल क्या करते फिर रहे? PTI तो छोड़ दी उन्होंने, आप उनके हल्के के हैं तो जरा हमें उनके हवाले से खैरियत की इत्तला तो देते जाएं। मैं उनके हल्के का नहीं हूँ जी नादिया, मैं उनके जिले का हूँ। वो मेरे जिले का, चले जिले का, हाँ, वो मेरे हल्के के साथ वाले हल्के से उनका जी ताल्लुक है। आजकल कहीं सियासत कर रहे हैं वो आजकल दिखाई नहीं दे रही। ये तो इमरान खान साहब से और PTI की कोर कमेटी से पूछने वाला सवाल है जो आप मुझसे पूछ रही हैं। नहीं, आपने कहा कि आप उस जिले के हैं तो मैंने कहा चले he is not to be seen there at all। वो अपने हल्के में भी कहीं ज्यादा नहीं फिरते। अच्छा, उनके लाइफ स्टाइल, क्योंकि वो हमेशा हमें ये बताया जाता था इमरान खान साहब की जाने से भी और दीगर की, ये बड़े पसमानदा इलाके के हैं, बेचारे बड़े गरीब हैं और ये वो, तो अभी उनका कोई लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है? मैंने नादिया उनकी कोई गाड़ियों का या घर का जाके मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन जितनी बातें सुनने में आई हैं पिछले 4-5 सालों में, तो मेरे ख्याल में ये तो अब इस केयरटेकर हुकूमत का काम है कि पूरी नहायत बारीक बीनी से उनके लाइफस्टाइल को भी चेक करें, उनकी गाड़ियों को भी चेक करें और उनकी हर चीज़ को चेक करें ताकि पता चले कि जी बिफोर एंड आफ्टर का क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने बात की कि हम पंजाब की सबसे बड़ी जमात के तौर पे सामने आए, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ उड़ता था और वो इलेक्टेबल भर भर के लेकर आता था, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का जहाज़ उड़ा, बलूचिस्तान पहुंचा और वहाँ से उन्होंने झोली भर भर के इलेक्टेबल्स अपनी झोली में जमा किए और अब वो जनूबी पंजाब की तैयारी कर रहे हैं। तो फ़र्क क्या रहा? नादिया, बहुत बड़ा फ़र्क है। उनका जहाज़ उड़ा इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद
हाँ। इलेक्शन के बाद जहांगीर खान का जहाज उड़ा था, और वो जहांगीर खान का जहाज नहीं था, वो इमरान खान का जहाज था जो जहांगीर खान उड़ा रहे थे और उनके फैसिलिटेटर्स का था। इस वक्त नवाज शरीफ साहब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए इलेक्शन से पहले जो जोड़ तोड़ होती है, अपने एलाइज को बड़ा इंक्रीज करता है, अपने पार्टी के अंदर और काफिले के अंदर लोगों को मजीद शामिल करने की कोशिश करता है, उस प्रोसेस में से गुजारे हैं। आई एम श्योर अगर इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी को वही कामयाबियां सामने मिल रही होती जो आज नवाज शरीफ साहब को मिल रही हैं, तो उनको तो कोई ऑब्जेक्शन इस पे ना होता। सर देखिए, मामला ये नहीं है, मामला माजरत के साथ लगारी साहब, मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा आप बयान कर रहे हैं। वजह ये है तो आपको, कि जो बलूचिस्तान जहाज की उड़ानों का फर्क सिर्फ बताया आपको, और तो कुछ नहीं बताया। नहीं ना फर्क, मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे, मैं भी कुछ अर्ज करूं। जो बलूचिस्तान की मैंने सर बात की है ना, वो बाप पार्टी, मरियम नवाज साहिबा उस बाप पार्टी पे जब जिस वक्त उनकी आपकी अपनी गवर्नमेंट 2018 में जरदारी साहब के ने वहां पे जाके टॉपल करवाई थी पीपल्स पार्टी ने, और बाप मारे से वजूद में आई थी। आपको याद है आप लोग उस पार्टी के बारे में क्या कहते थे? अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ। मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही थी, जरा क्लिप, शॉर्ट सा क्लिप है, जरा चला दीजिएगा। कोई ये लोग ये समझते हैं कोई क्वेटा के अवाम को या बलोचिस्तान के अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का कोई हक नहीं है। उनको उनकी हुकूमत, उनके वजीर आला और उनके वज़रा का फैसला क्वेटा के बलोचिस्तान के अवाम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। शेम शेम शेम। सर मैं तो नहीं कह रही ना ये शेम शेम शेम, तो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। जो मुझे इजाजत है बात करने की। श्योर सर, श्योर सर। अब क्या हुआ है, अब इस दफा हमारे जो लीडरशिप बलूचिस्तान गई है, तो जो बाप की एग्जिस्टेंस थी उसको खत्म करके आई है ना जी, नून लीग में शामिल करके आई है, एक ऐसी तो जमात के अंदर। लेकिन वो लोग जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की थी, जिनके लिए शेम शेम के नारे लगवाए थे। मैं आपको एक अर्ज करूं जी, अगर आप इजाजत दें प्लीज। देखिए, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो इस दफा क्वेटा और बलूचिस्तान गए, बाप के जो ओरिजिनल लोग PMLN के अंदर थे और एसोसिएटेड थे, उनको वापस अपने घर लेके आए हैं ना कन्विंस करके। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमने कोई एक नई बाप को, एक सेकंड में आपको अर्ज करूं जी, मेरी बात तो पूरी सुनने देना जी, मेरी बात सुन लें। उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोग जो एक पार्लिमानी सिस्टम के अंदर हलकों के जरिए इलेक्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं, और जो हमारी अपनी जमात के अंदर पहले थे और जो कुछ प्रेशर की वजह से इधर उधर गए, उनको अगर आज प्रेशर ना होने की वजह से नून के खिलाफ अगर नून वाइबल जमात दिखाई देती है और उस प्रेशर के बगैर ऑपरेट करके वो फ्रीडम के साथ अगर इधर आ रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान के अलावा बाकी पूरी दुनिया में लोग इंडिविजुअल्स अपने फैसले मुख्तलिफ जमातों के तो जरूर करते होंगे, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मुश्किल, हर किस्म के मुश्किल वक्त में से पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। अब जो लोग खड़े रहते हैं, उसके अलावा भी तो और लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी के लिए चाहिए होते हैं ना जी। और ये पाकिस्तान में नहीं, ये हर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इस किस्म की प्रैक्टिसेस देखने में आती हैं। तो उन्होंने अगर अपनी पार्टी चेंज करके आए हैं नून लीग में, मैं उसको कोई इस किस्म का वो कोई जुर्म तो नहीं कह सकता। मैं तो एक्चुअली ये सोच रही थी, क्योंकि उस पर मैं यकीन कर बैठी थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं बड़ा नजरियाती हो गया हूँ। और नवाज शरीफ साहब ने जब, आपको याद होगा कि 2013 में उन्होंने ये बात, सर एक बात अब मुझे भी बात कर लेने पूरी, उन्होंने ये कहा था कि मैं क्यू लीग से किसी को वापस नहीं लूंगा, आपको याद है। और उसके बाद क्यू लीग के लोग उन्होंने दाएं बाएं भी बिठाए। फिर जब 2018 में 17 में वो निकाले गए, तो उन्होंने कहा मैं नजरियाती हो गया हूँ। अब मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जब आप वो जो कहते हैं फिर वो आप करके भी दिखाएं। अब कोई गारंटी है कि जो लोग 2018 में बिक गए थे, प्रेशर में आ गए थे, वो अगले 1 साल बाद नहीं आएंगे?
मुझे इजाजत है जी बात करने की? अब श्योर सर, अब आपकी बात। देखिए जी, मियां नवाज शरीफ साहब, आप कहते हैं वो जी पहले जी नजराती थे। नवाज शरीफ साहब की पार्टी अपनी जगह पे खड़ी रह गई ना। नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर मोर देन 90% इलेक्टेबल्स और अमली सियासत के अंदर हिस्सा लेने वाले, हलकों में इलेक्शन लड़ने वाले लोग खड़े रह गए। साउथ पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जिडस हुआ, हम जैसे लोग खड़े रह गए। अब अगर नवाज शरीफ साहब की इसी जमात के अंदर जो लोग इतने पक्के जी नजरियाती नहीं हैं और वो वापस आना चाहते हैं और उसकी वजह से जमात मजबूत हो रही है और उसके अंदर ज़्यादा सीटें जीतने का इम्कान है, तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आती कि ये क्या ये डेमोक्रेसी के खिलाफ चीज़ हो रही है। क्या पार्टी चेंज करने का जिसको भी है वो उसका दीनी ईमान है, वो पहले नजरियाती था या नहीं था, वो अब पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी में दोबारा वापस आ रहा है, तो इसमें आप हमें क्यों इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर किसी चीज का? सर मैं कोई तो हक है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। आज तो इमरान खान, बाय द वे मैं और आपको एक और बात अर्ज करूं, आप कभी सोच सकती थी ये तो मौरूसी सियासत करने वाले सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स इधर भाग जाते हैं उधर भाग जाते हैं, ये बातें बहुत मीडिया पे सुनने में आती हैं। उस्मान डार कोई मौरूसी सियासत करने वाला था, फरोख हबीब मौरूसी सियासत करने वाला था, ये जो असद उमर था इसने कभी मौरूसी सियासत का नाम भी सुना सर, था? अब मैं इसके मेरे प्रिंसिपल्स क्या होते थे? ये जब पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के जा रहे हैं अपनी, तो इनकी कोई वीकनेस होगी ना, बहुत बेहतर क्यों मुझसे वीकनेस जानते हैं कि वो छोड़ कैसे के जा रहे हैं। सर देखिए, मैं तो यहाँ आप पे किसी की भी नहीं- वकालत नहीं करी, ना उस्मान डार की ना फर्रुख हबीब क्या की, मतलब? but मैं आप- बहुत बेहतर जानता हूँ। नहीं, एक सेकंड सर, प्लीज, as a लेट्स बी politician फेयर। कि वो- नो, जस्ट अ मिनट, जी, लेट्स बी जी, फेयर प्लीज, लेट्स जी, बी जी, फेयर। सर। क्या मतलब आपका Sure, कि sir. वो आप जानते हैं किस तरह जा रहे हैं? किस तरह जा रहे हैं? अपनी मर्जी से जा रहे हैं और किस तरह ठीक जा है। रहे हैं? किस ठीक किस पॉइंट के ऊपर आके उनके जी नजरियात छोड़ देते हैं और उनके जाती मफादात ठीक है। उनको टेक ओवर कर लेते हैं, उसी पॉइंट के ऊपर ही जा रहे हैं ना जी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जनूबी पंजाब का विजिट है मियां नवाज शरीफ साहब का, और इत्तलात है जो खुसरो बख्तियार साहब वाला जो ग्रुप था, जो पहले क्यू में और उसके बाद वो पीटीआई में, अब वो भी पीएमएलएन में शमूलियत का इरादा रखता है, ये सही बात है? जी नादिया, कल मैंने किसी टेलीविजन चैनल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे देखा, मैंने उसकी कोई तस्दीक करवाने की कोशिश की, मुझे तो अभी तक उसकी कोई जी मालूमात में मेरे इजाफा नहीं हो सका, इसलिए मैं आपको सही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकूंगा। लेकिन जिन सीटों के ऊपर पीएमएलएन के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा, और अगर उन सीटों के ऊपर बगैर हमारे अपने वर्कर्स को और अपनी लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज किए हुए अगर कोई लोग आ रहे होंगे, तो पार्टी जरूर उसको एक थॉट प्रोसेस में से गुजारेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, गुजारने में कोई अर्ज भी नहीं है। जो हमारे पार्लिमानी बोर्ड है ना जी, जो हमारा पार्लिमानी बोर्ड है और हर सियासी जमात का, जब वो सीट टू सीट डिसीशंस कर रहे होते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक कंसिडरेशन होती है उस वक्त, ये लोग कौन इस सीट को जीत सकेगा। अगर वो बहुत कोई बदनाम ज़माना इंसान ना हो, जिससे पार्टी की रेपुटेशन ख़राब होती हो या कोई इस किस्म का मसला हो, तो अक्सर पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के अंदर उन लोगों को एक्सेप्ट किया गया है। इमरान खान ने किया है, जमात इस्लामी ने किया है, सब करते हैं, JUIF ने किया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड करती हैं। बिल्कुल सही है सर। 17 जुलाई जो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द डेट इज लाइक 17 जुलाई, जो बाय इलेक्शंस हुए थे और जो पंजाब में और जो खासतौर पे लाहौर में जो पीटीआई ने 15 के करीब सीटें निकालनी थी और पीएमएलएन को बड़ी हार नसीब हुई थी, बावजूद इसके कि उनकी हुकूमत भी थी। वजह ये बताई गई थी कि लोटो को वोट दिए थे, तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अब देंगे तो रिजेक्ट नहीं करेंगे। फैसलाबाद से सुना है कि राजा रियाज साहब को टिकट मिलेगा, अगर आप तस्दीक करें इसकी। आई हैव नो क्लू जी, फैसलाबाद में राजा साहब को मिलेगा या किसी को मिलेगा। मैं अभी तक ना किसी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में बैठा हूँ, ना अभी शुरू है, अभी तो एप्लीकेशंस ही नहीं आई, अभी 4 दिन और हमारी आ रही हैं। लेकिन ये जो एक एक्सपीरियंस हमारा गुजरा था, इस एक्सपीरियंस से भी पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है। एंड आई एम श्योर जो भी डिसीशंस होंगी, इन तमाम चीज़ों को
सामने रख के कंसिडर करके पार्टी हर सीट के ऊपर डिसाइड करेगी नादिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। सरदार अहमद खान लगारी साहब इनसे गुफ्तगू कर रहे थे। डेफिनेटली जो इस वक्त इंतखाबी सियासत है, जो जोड़ तोड़ के मामलात हैं, और कहते हैं कोई हर्ज नहीं है अगर वो पार्टी के अंदर शामिल हो रहा है। अभी तो इलेक्शन नहीं है, ये जोड़ तोड़ होता है, लेकिन मामलात उस रेड लाइन का है कि जब आप अपने आप को ये कहते हैं कि मैं नजर आती हूँ, और फिर आप लोटों की बात करते हैं, फिर आप चेम चेम के नारे लगवाते हैं और उन्हीं की तस्दीक करते हैं, और फिर जाके आप उन्हीं से हाथ मिलाते हैं। लेकिन बहरहाल दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पिछले दिनों हम देख रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो अदालत का एक बड़ा फैसला आया था, और इसको कलअदम इन अ सेंस कि मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होगी या मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होंगे का फैसला दिया था। उस फैसले के खिलाफ हमने काफ़ी जद्दोजहद देखी। सेनेट में एक करारदाद भी आती है, ऑल्दो के उसके बाद उसके खिलाफ भी आ गई, जिसमें पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं वो भी खामोश रहते हैं। फिर शोधा की फैमिली भी प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो एहतजाज करती है और ये मुतालबा करती है कि मिलिट्री कोर्ट्स बने। उसके बाद हमने आज जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखी वो ये कि सूबा बलूचिस्तान हो, सिंध हो, केपी हो, और उसके साथ साथ वफाक हो, वो तमाम के तमाम जो है वो उन्होंने एक नज़रसानी की अपील दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि जी फौरी तौर पर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनका होना ज़रूरी है, ये अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी करे। तो एक तो इस पर ज़रा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा जो साइफर वाला केस है वो उससे हम आपको आगाह कर चुके हैं कि जो जेल ट्रायल था उसके हुक्म इम्तनाई में तोसी हुई है 20 नवंबर तक की। 8 फरवरी इलेक्शन की डेट तो अनाउंस हो गई है। हम पीटीआई को के अलावा तमाम ही पार्टीज़ को, खासकर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को हम देख रहे हैं, इवन आईपीपी जो है वो भी है, जेयूआईएफ भी है, एमक्यूएम भी है, कि छोटे बड़े जलसे भी कर रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो एक हक है वो पीटीआई को हासिल नहीं है। जब किसी से बात होती है हुई तो उन्होंने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि जी ये इमरान खान पे डिपेंड करता है। अब क्या इससे मतलब ये लिया जाए कि इमरान खान साहब के सामने कुछ शराइत ऐसी रखी गई हैं कि अगर वो उनको तस्लीम कर लेते हैं तो फिर तो उनकी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त होगी, वरना नहीं होगी। ज़रा बात करते हैं जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। महमूद मौलवी साहब सदर आईपीपी सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, यासीन आज़ाद साहब माहिर कानून है, शेर अफजल खान मरवत मेंबर पीटीआई कोर कमेटी। बहुत शुक्रिया आप तमाम का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस मामले से हम मिलिट्री कोर्ट्स वाले शुरू कर लेते हैं, और महमूद मौलवी साहब आपसे इस बात का आगाज़ कर लेती हूँ। आप सदर भी हैं आईपीपी के, क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात का? क्या आप समझते हैं कि ये जो ट्रायल है, ये जो इंसाफ है, वो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में ही मिल सकता है, सिविलियन कोर्ट्स इस काबिल नहीं है कि वहाँ से इंसाफ की उम्मीद की जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर केस की अलग अलग नौइयत होती है, और उसके लिए हर अदालत, मखसूस अदालतें पहले भी बनी हुई है। एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, कस्टम के लिए कस्टम की अदालत बनी हुई है, लेबर कोर्ट्स अलग है। अब अगर टेररिज्म के केसेस होते हैं, एंटी टेररिज्म है, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स है, ये स्टेट के अगेंस्ट, जिसको मैं कहूँगा आर्मी के जो अगेंस्ट होते हैं, कि आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर, देखिए सिविलियन भी वहाँ नौकरी करते हैं, कल को कोई वहाँ पे सिविलियन जो नौकरी करते हैं वो उनको डैमेज करें या कोई और इशू हो जाए, और वहाँ पे भले आर्मी के लोग भी उनके साथ हों, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी को आर्मी कोर्ट में ट्रायल किया जाए और किसी को सिविलियन कोर्ट में। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि सिविलियन कोर्ट्स बहुत, मैं आपको उसकी वजह बताऊँ। देखिए इसलिए नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है कि सिविलियन कोर्ट लगा लेंगे 12 साल 10 साल में मुजरिम को आप सज़ा क्या देंगे? जब तक आप उन लोगों को सज़ा नहीं देंगे तो फिर गवर्नमेंट का रिट कहाँ कायम होगा? अगर 8-10 साल लग जाते हैं सजा देने में। आपकी बात सही है, ये बिल्कुल सही है, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए जो हमारे मुल्क में नहीं मिलता, और ये बात बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है कि 10-10, 12-12 साल। लेकिन एपीएस के मुलजिम जिन्होंने हमारे बच्चों के गले काटे, हमारे मसाजिद में बम धमाके करने वाले, हमारे इमाम बारगाहों में नमाजियों को शहीद करने वाले, उन सबके केसेस कहाँ चले सर?
उन सब के केसेस देखें, अगर उनके मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेंगे तो उनके क्या आप सिविल कोर्ट्स में लेके जाएंगे? सिविल कोर्ट्स में लेके जाएंगे, सालों के बाद वो छूट जाएंगे। उनके केसेस अब तक कहां चले हैं ये पूछ रही हूं। मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं। देखिए जो भी इश्यूज हुए उनके मिलिट्री, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में चले। जी बिल्कुल। आप उसों की बात कर रहे हैं, ये आप उसों की बात कर रहे हैं जब 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी। जी एक बात में बिल्कुल 2 साल के लिए, मेरा कहना है कि अब भी इसको 2-5 साल के मोहलत दें, उसके बाद जब सिविलियन कोर्ट्स जो है इस काबिल हो जाए तो भले वापस ले लें। मगर इस वक्त मुल्क जिस बहरान में चल रहा है, टेररिज्म हमारे पास उरूज पे है, अगर आज आप इसको मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर जब सिविलियन कोर्ट्स इस काबिल हो जाए तो फिर हम सोचें कि सिविलियंस के केसेस चला ले। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। देखिए महमूद मौलवी साहब का ये पॉइंट तो बिल्कुल दुरुस्त है कि चूंकि सिविलियन कोर्ट्स का मसला ये है कि एक साल को 10-10, 12-12 साल एक केस को खींचती हैं या वक्त लगता है, तो इतना वक्त तो जाहिर सी बात है नहीं है। तो यानी जब इस काबिल हो जाएंगी तो फिर देखेंगे हम सिविलियंस का इस किस्म के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, बड़ी सेंसिटिव नौयत के केसेस हैं, उनको हम चलाएं। अदरवाइज ये कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम, और अब तो वफाक हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, KP हो, सब एक ज़बान है, सेनेट हो। ये महमूद मौलवी साहब को ये इल्म ही नहीं है कि ये जो आपने बताया APS केसेस, या जो इमाम बारगाहों पे अटैक हुए, या जो खुनरेजी हुई, दहशतगर्दी हुई, बिलखसूस KP में, वो केसेस कहाँ पे चले? ऑर्डिनरी कोर्ट्स में चले, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में चले। उनको सजाएं हुई, बहुत सारे हैंग भी हुए। पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में सजाए मौत पे पाबंदी लगी थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारी जो हैंगिंग थी वो कोई 7 साल के अरसे तक जो है वो रुकी रही। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि चूंकि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो 10-10, 12 साल लेते हैं, तो लिहाजा मिलिट्री कोर्ट्स ठीक है। फिर इस तरह करें ना कि फिर तो निजाम अदल जो है वो आर्मी के हवाले कर दें, क्योंकि जरूरत ही नहीं है हर एक केस, हर एक के लिए जिस माँ का बेटा मरा होता है वो चाहेगी कि जी मेरे बेटे के कातिलों के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो। आप अपने निजाम इंसाफ को दुरुस्त करने के बजाय आप कहते हैं सारा निजाम इंसाफ। शेर अफजल मरवत साहब, बात ये भी तो है ना कि निजाम इंसाफ दुरुस्त करना था ना। जिन आप ये बता रहे हैं कि जब 7 साल के लिए सजाए मौत पे पाबंदी लग गई थी और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, आई स्टिल रिमेंबर इट्स जनवरी 2015 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उससे 2 साल के लिए बने थे, फिर शायद एक्सटेंशन 1 साल की हुई थी, और उससे भी ये बात की गई थी कि इन सिविलियन कोर्ट्स को इस केपेबल किया जाएगा। फॉर अ टाइम बीइंग हम मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 2015, 16, 17 उसके बाद से अब तक हमने सिविलियन कोर्ट्स में क्या कोई रिफॉर्म्स लेकर आए कि हम ये सोचे कि जी वहां पर जो है वो स्पीडी जस्टिस अब मिल जाएगा? रिफॉर्म्स हो गए? देखिए, जो वो 21वीं आईनी तरमीम थी जिसमें सनसेट क्लास के तहत 2 साल की लिए मिलिट्री कोर्ट्स मुतारिफ कराई गई, वो आईनी तरमीम जो है वो भी एक डार्क चैप्टर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का। वो भी एक गलत फैसला था कि आप ये समझते हैं कि जी वहां पे इंसाफ जरा तेज होगा, यानी आप इस नीयत से आर्मी के पास ये ले जाना चाहते हैं ताकि सजाएं हो। वो ये तो इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ तो ये इंसाफ, मतलब आप इसके खिलाफ है। लेकिन आपके जो PTI के जो सेनेटर्स थे, जब करारदाद लाई गई मिलिट्री कोर्ट के हक में, तो वो जो हैं वो खामोश बैठे रहे। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में करारदाद आई, हमारे जो सेनेटर्स हैं उसमें आजकल जो हमारी हालत हर जगह हुई है, और जो आप जिसकी जिंदा मिसाल मौलवी साहब खुद है, उधर बैठे हैं, हमारे साथी थे, तो लिहाजा आजकल पार्लियामान में कहीं पर भी PTI वाला जो है उसको बोलने का हक सलब हो चुका है। तो लिहाजा ये अगर वो नहीं बोले हैं तो अफसोस ही किया जा सकता है कि पाकिस्तान में। चले ठीक है। यासीर आजाद साहब, आपका क्या मानना है कि मतलब सिविलियन कोर्ट जो हैं वो कैपेबल नहीं है, चूंकि वो जल्द इंसाफ नहीं दे सकती, तो सिविलियंस का जो कि टेररिज्म के जिनके ऊपर कहें 9 मई का डेफिनेटली मामला है,
उनको उनके वहाँ पर इंसाफ नहीं होगा और उनके ट्रायल जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही हो? क्या कहते हैं आप? देखें, पहली बात यह है कि जो हमारा 1973 का आइन है, क्या हमारे आइन के अंदर मिलिट्री कोर्ट का कोई कंसेप्ट है? नंबर 1। नंबर 2, मिलिट्री कोर्ट, जिस तरह मेरे दोस्त पीटीआई की अभी बात कर रहे थे, मिलिट्री कोर्ट तो उनके 3.5 साल दौर हुकूमत में भी मिलिट्री कोर्ट चलते रहे। हम वक्त के हिसाब से अपना नज़रिया भी तब्दील करते हैं, नुक्ता नज़र भी चेंज करते हैं, और जो बात करते हैं अपनी मजबूरियों के तहत करते हैं। मैं तो कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये कहता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ 9 मई को हुआ, और 9 मई के वाक़यात को अगर आप देखेंगे तो क्या अगर सिविलियन ने डायरेक्ट अफवाज पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज़ है उन पे अटैक किया, उनको नुकसान पहुँचाया, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? अब जो सूरत हाल है, चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने मिलिट्री कोर्ट को गैर कानून डिक्लेयर किया। अब डिक्लेयर होने के बाद जो हमारा नया कानून प्रोसीजरल एक्ट सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें राइट ऑफ अपील दिया गया है। तो ज़ाहिर है उसमें पहले जो 5 जजेस का फैसला था, उसमें हमारे पास गवर्नमेंट के पास जो रेमेडी थी वो खाली रिव्यू की थी। लेकिन प्रोसीजरल एक्ट की मंजूरी के बाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है वो जायज़ है, तो उसके बाद जो राइट ऑफ अपील उस कानून के मुताबिक दिया गया था, गवर्नमेंट ने उस रेमेडी को अवेल किया है ना, और उसके तहत वो अपने सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई। नहीं, मैं तो गवर्नमेंट की आप इज्जत उनकी एडवोकेसी ना करें, मैं ये नहीं पूछ रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप पीएमएलएन के दौर में ही आप ये समझ, मिलिट्री कोर्ट्स हुई थी ना 2015 की हम बात करें। मेरा सवाल यहाँ पर सिंपल सा ये है कि सिविलियंस का मुकदमा सिविलियन कोर्ट्स में क्यों नहीं चल सकता? आपको क्या लगता है कि आपको वहाँ से इंसाफ की उम्मीद नहीं है? देखें, मेरे नज़दीक सिविल कोर्ट में क्यों नहीं चल सकता? मसलन एंटी टेररिज्म कोर्ट का कोई केस है, या जिस तरह नेब का कानून है, उसमें एक टाइम पीरियड दिया गया कि ऑनरेबल कोर्ट जो है नेब का केस। आवाज़ नहीं आ रही मुझे यासीन आज़ाद साहब की। मैं ज़रा मौलवी महमूद साहब के चली जाती हूँ, थोड़ा सा हम आगे इस मामले को लेके बढ़ जाते हैं। मौलवी महमूद साहब, आप ज़रा बताएगा कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, तो मैं भी जिस तरह से पहले भी कह रही थी कि किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले नहीं मिले। क्या मतलब कुछ शराइत हैं, कुछ बातें मनवानी हैं, या क्या वजह है? मतलब कराची में आप बैठे हैं, पीटीआई ने जलसा अनाउंस किया, इजाज़त नहीं मिली, आप जलसे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, पीएमएलएन जलसे कर रही है। नहीं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे तो नहीं पता जो आप बात कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो कोई कह रहा है कि इमरान खान को पूछना पड़ेगा। आवाज़ नहीं आ रही। देखें जो आप कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से देखें ये तो अभी तो पीपल्स पार्टी कह रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं है, और पीटीआई जो कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए किस चीज़ की आप बात कर रही हैं? 2018 में जब इलेक्शन हुए, क्या पीएमएलएन को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया था? जिनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और महमूद मौलवी साहब, बात वहाँ से जो है वो कट गई थी। आप कह रहे थे कि जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो कि कराची में पीटीआई का जलसा शेड्यूल था, नहीं हो सका। क्यों नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को? देखिए मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मैं ये कहूँगा कि देखिए पीटीआई ने जलसा खुद जो है मुलतवी किया, उसकी वजह ये कि मेरे ख्याल से कुछ लोग, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, वो लोग फ्रंट पे आना नहीं चाह रहे थे, जो लीडर्स हैं वो आना नहीं चाह रहे हैं, और जो आवाम थी उनको इसीलिए उन्होंने कैंसिल किया कि भाई जो है ये वजह थी। और दूसरी वजह देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, हमें मिले। देखिए बहुत से को छोड़ दे ना, बहुत से को छोड़ दे। लाहौर में जलसे की इजाजत भी मिल गई, कुछ लोग वहां पर पहुंचे तो पकड़ धकड़ हो गई और पुलिस आ गई, और ये तो सिलसिला मुस्तकिल चल रहा है। आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, मिल रही है। देखिए
मेरे हिसाब से तो लेवल प्लेइंग है। और मगर मैं आपको ये भी कहूँगा कि बिल्कुल फेवरेटिज्म होता है वक्तन फ़वक्तन। 2018 में पीटीआई बहुत फेवरेट थी और उस वक्त PMLN जो थी वो जो है उनको बहुत मसाइल हो रहे थे। तो आज जो है PMLN फेवरेट है और पीटीआई को मसाइल हो रहे हैं। तो ये तो सियासत का हिस्सा ये चलता ही रहता। आपने फेवरेटिज्म भी भुगता था, अब आप ये सभी भुगते हैं, मतलब तो यही हुआ। हाँ, दोनों चीज़ को लेना पड़ेगा। महमूद मौलवी साहब से राय लेने की कोशिश की है। ये खुद हमें लेवल प्लेइंग फील्ड न देने की विक्टिम है। अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती तो ये उधर तो न बैठे होते ना, हमारे साथ होते। तो लिहाजा ये इनकी राय तो असूलों पे फैसला किया ना, असूलों पे कहते तो यही है। पूछ लें आप, 9 मई के बाद वो अलहदा हो गए थे। 9 मई के वाक़े से वो नहीं अग्री करते थे। देखिए फौज के अगेंस्ट जाना जो है ना, इनकी राय इस पे लेना, खुद ये विक्टिम है इस तमाम चीज़ के। इनके दिल की हालत इनको मालूम है कि जबर और जुल्म के ज़रिए इनको उधर बिठाया गया है। और कौन सी हमारी इनके साथ राय। आप जलसा करके आ रहे हैं? जी, मैं अभी चारसदा में तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोगों ने शिरकत। अच्छा, रोका तो नहीं? और ये पहला जलसा है। मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ जी बेटा, मैं इस जलसे को किसी ने कल परसों मेरे 2 जलसा था, 2 दफ़ा जो है उसको उन्होंने 2 मकाम, तो हमने तीसरा मकाम चुन लिया। लेकिन यानी आज आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। इसको लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जलसा आपका होने दिया, बहुत कामयाब जलसा हो गया, किसी ने रोका भी। इसकी वजह ये थी कि लोगों की जो तादाद थी वो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता था। 30,000 लोगों की तादाद लाहौर में इतनी निकल आती, कराची में इतनी निकल आती, तो भी बहरहाल आज का मैं ये इकरार करता हूँ कि जो आज का हमारा जलसा हुआ है, मुंतज़मीन से भी मेरी बात हुई, कहीं पर वर्कर्स को वहाँ जलसगाह तक पहुँचने की कोई रुकावट नहीं डाली गई। अच्छा, मैं यासीन आज़ाद साहब, इस पर ज़रा मुझे बताएगा कि जो जमातें कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो आप क्या समझते हैं, क्या फोरम होना चाहिए? ये इलेक्शन कमीशन पे जाके शिकायत करें, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये तो एक सियासी बयानबाजी तो बहुत अच्छी होती है। मैं तमाम जमातों के लिए कह रही हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे दीगरों की, जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो इसका एक्चुअल फोरम क्या है कि अगर नहीं मिल रही तो उसको हासिल करने का? देखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, किसी और की नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब कराएगा जब एग्जीक्यूटिव उसका भरपूर साथ देगी। शेर अफजल नकवी साहब, अब मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। ज़रा मैं दोबारा से प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से दोबारा आ जाऊँ। मुझे सिर्फ कानूनी बात बताइएगा। सर मोबाइल छोड़ दें। जी जी, मुझे सिर्फ कानूनी बात बताइएगा कि इस वक्त जो है, अब अगर नज़रसानी की जो अपील है वो दायर कर दी है वफाक ने भी और दीगर सूबों ने भी। अब जो पहले होता था कि नज़रसानी से उम्मीद कम होती थी, क्या स्टेटस होगा अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से? इस केस में तो अब नजरसानी की अपील तो नहीं होगी, क्योंकि अब इसमें राइट ऑफ अपील दे दिया है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद। हाँ, और अपील जो है एक बड़ा सब्सटेंटिव राइट होता है, यानी एक जो मुकदमा है उसको रिव्यू के स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, बहुत ही मीगर होता है। लेकिन ये देखना होगा कि आया केयरटेकर जो है वो उसको चैलेंज कर रहे हैं अपील में। फ्री बनेंगे उसमें, आप उसको अपोज करने के लिए अदालत में? जी, लाजिमन हमारी पिटीशन पे तो ये ऑर्डर हुआ है। उसी पे इन्होंने नजर, वो तो एक हो गया ना, आई मीन कि उससे तो अपील में हमें ये फरीक बनाएंगे ना। अपील में उस पार्टी को फरीक बनाया जाता है जिस पार्टी की दरख्वास्त पे फैसला हुआ होता है, तो लिहाजा लाजिमन हमें सुना जाएगा जब अपील की। और आप अपोज ही करेंगे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर भी। सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहैसियत वकील के हम मौजूदा वक्त में जो मिलिट्री कोर्ट्स की कंपोजिशन या जो इनको कंस्टिट्यूट किया गया और जिन हालात में 104 लोगों को पकड़ के वहाँ पे हवाला किया गया, कतई नज़र इसके कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। सिविलियंस के ट्रायल बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल ये सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में हो रहे हैं, एक बर्मा है और एक मिस्र है। पाकिस्तान में 2023 में अब ये कहना कि जिन लोगों ने छावनियों पे अटैक किया, चूँकि छावनियों पे अटैक किया तो लिहाजा अब इनके ट्रायल जो है आर्मी वाले खुद करें।
उसमें वो एग्रीव्ड हैं, वो मुद्दई हैं, वो आई विटनेसेस हैं और आप मुंसिफ भी उनको बना रहे हैं। ये बुनियादी इंसाफ के असूलों ठीक है। बाकी तो ज़ाहिर है बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है, तो लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान रह गए हैं वो 5 जज साहिबान तो इसमें नहीं बैठ सकते हैं। तो अब ये फैसला करना ये बड़ी लैंडमार्क प्रोसीडिंग्स होगी जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इसके बड़े दूर रस असरात होंगे। ये फैसला अपने तई खुद भी बहुत ही लैंडमार्क है क्योंकि इसने सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ को जो है स्ट्रेंथन किया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अफजल मरवत साहब और यासीन आज़ाद साहब। प्रोग्राम में मुख्तसर सा ब्रेक और ब्रेक साहब साथ हैं, हमारे साथ हुए। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हालिया जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा का जो दौरा हुआ बलूचिस्तान का, और 30 के करीब इलेक्टेबल्स उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किए और डेफिनेटली सीट टू सीट डिसाइड हो रहा है कि कौन किस सीट पे किस इलेक्टेबल को रखा जाएगा। लेकिन असल में जो बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके काफ़ी लोग मुस्लिम लीग नून में वापस चले गए। हमें जो उसकी दलील दी जाती है, जो वो ये दी जाती है कि भाई हमारी पार्टी के लोग थे, प्रेशर में आके उन्होंने बाप में चले गए थे, अब उन्होंने सोचा है कि जी PMLN में वापस आ जाए, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और उसके अलावा बाप पार्टी के हवाले से भी पहले खबरें थी कि पहले वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, फिर था कि उन्होंने अपना कोई नून लीग में मर्जर के साथ मर्जर हो जाएगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखी। लेकिन अब वो कितनी डैमेज होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि उनकी एक वहाँ से एक बड़ी तादाद जो है 20 से 22 की इत्तलात है कि वो PMLN को प्यारे हो गए। हमारे साथ मौजूद है नवाबजादा खालिद हुसैन मक्सी साहब, दर हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के। अस्सलाम वालेकुम जी नवाबजादा खालिद हुसैन मक्सी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मक्सी साहब, क्या ये जो अभी जवाब दिया जा रहा है PMLN की तरफ से, जो आपके लोग उनमें शामिल हो गए, उनका जी हमारे लोग थे, प्रेशर में आके बाप में चले गए थे, बाप का प्रेशर था, और अब जो है वो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो गया है, तो वो अपनी पार्टी में वापस आ रहे हैं। इसमें मुज़ायक़ा क्या है कोई मुज़ायक़ा? अच्छा, वो कहते हैं कि जी पहले हम प्रेशर में आके हमने बाप पार्टी बनाई। जी जी ठीक है, और अब बगैर प्रेशर के चले गए हैं। जी जी, वो उनका कहना यही है। तो कौन मानेगा इस बात को? कोई मानेगा? मैं तो नहीं समझता कोई मानेगा इस बात को। तो आप साबित करें कि वो गलत कह रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था? लोग तो कहते हैं बाप पार्टी प्रेशर की वजह से बनी थी। एक बाप पार्टी ने बड़े इनको सहूलतें दी, बहुत इन्होंने इलाकों में काम किया बाप पार्टी के नाम पे। हमें जरूर दुख हुआ है ऐसे छोड़ के जाना। इनके लिए भी अच्छा नहीं था जो मीडिया में अब बदनामी और बलूचिस्तान के ऊपर एक मजाक बना हुआ है। हाँ। ये हमारे लिए अच्छा तो नहीं है। ये एक सियासी आए प्रेशर से थे या गए प्रेशर से हैं? देखिए मैं एक आपको बात बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मीडिया में भी आप लोग दबे मुंह बात करते हैं, सवाल भी जब आप पूछते हैं तो जो सवाल होता है दिल में, जिस इदारे का नाम लेना होता है वो आपसे भी गवारा नहीं होता नाम लेना। मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, तो आपकी मजबूरी पे हमें क्यों मरवाते हैं? हमारी भी हमने तो इदारे की बात ही नहीं की सर, आप पता नहीं इदारे को कहाँ ले गए। प्रेशर पता नहीं किसका प्रेशर होता है, मुझे पता है। इंडिया का प्रेशर हो सकता है, अवाम का प्रेशर हो सकता है, इलेक्टेबल्स का अपना एक उनके घरों का, खानदानों का प्रेशर हो सकता है। आपकी इदारों की तरफ खानदानों को में कौन कौन आता है? घर में तो खाली बेगम का ही प्रेशर होता है। अच्छा सर ये बताएं, पहले प्रेशर से आए थे या अभी प्रेशर से गए थे? मैं नहीं कह रही किसका प्रेशर था या नहीं था, पहले था अभी था? आपके सवाल में दबे हुए कोई आप जो है ना दिल की बात छुपा के खाली ऊपर की बात कर रहे हैं। मैं मतलब देखें, हमारे पास जो है ना, आपको इतना शौक है तो आप कह रही हैं, मैं भी दबे अल्फाजों में ही छुप के बात करूंगा, क्यों अपने को मरवाऊं? जैसे आप डरते हैं तो हम भी डरते हैं। अच्छा, तो बात यह कि प्रेशर का माहौल तो हमारे पास देखें सियासी, वो अभी तक मैच्योरिटी नजर नहीं आती। ओके। तो जहाँ पे सियासी मैच्योरिटी ना हो तो फिर अगले भी कहते हैं जी ये इतने अच्छे सियासतदान नहीं है, इनको थोड़ा जरा अंडर सर्वेलेंस रखा जाए, थोड़ा संभाल के रखा जाए कि ये जब तक जाके उस मैच्योरिटी में आए और मुल्क दे दिया जाए इनको। जहाँ तो यही बात होगी मेरे ख्याल, क्योंकि सियासतदानों पर अगर भरोसा नहीं है, या जैसे ये सिस्टम चल रहा है, वो ट्रेन हो रहे हैं। हाँ, तो हमारी सियासत तो सबके सामने है। आपने खुद तबसरा पहले कर लिया, प्रेशर की बात भी की, पहले पीपल्स पार्टी, फिर अचानक
अच्छा नवाबजादा साहब, पीपल्स पार्टी वाला किसका प्रेशर था, जहाँ वहाँ पे फैमिली वाले इनको दबा रहे थे, फिर फैमिली वालों ने सोचा कि नहीं गलत है, फिर इनको मुस्लिम लीग में जाना चाहिए। आप खुद ही तबसरा पहले कर रहे थे अब मेरे ये सवाल करने से। सवाल अच्छा, मैं ये पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि पहले ये खबरें आई कि जो बाप पार्टी है वो पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद करेगी, फिर ये खबरें आई कि नहीं पीटीआई वो सॉरी पीपल्स पार्टी के साथ, फिर ये खबरें आई कि नहीं नून लीग में जम हो जाएगी, फिर आप लोगों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि जी आप अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम बरकरार रखेंगे। क्या ऐसे कोई इरादे थे? पीपल्स पार्टी से के करीब क्यों नहीं गए? पीएमएलएन का इंतखाब क्यों किया? मैं समझता हूँ रुख ऐसा बन रहा है कि जी मुस्लिम लीग की हुकूमत आएगी तो वहां पे कोई चांस बन जाएगा, अंदाजा यही है। कोई नजरियाती तरीके से तो नहीं गए थे मेरे ख्याल। अगर नजरियाती लोग थे तो पहले छोड़ते ही ना प्रेशर में। काफी लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को नहीं छोड़ा, ठीक है ना। पंजाब में भी मुस्लिम लीग रहती है, काफी लोग थे उन्होंने नहीं छोड़ा, तो अब इन पे पता नहीं क्या प्रेशर आ गया था शुरू में, चले आप पता नहीं क्या प्रेशर था। क्या ये बीच में किसी सतह पे सोचा गया था कि हम पीएमएलएन के साथ बाप पार्टी का मर्जर हो जाए? वो तो मजा आता है तब जब मुस्लिम लीग मुसीबत में थी, तब छोड़ के जाते हैं, बेहतर था ना। नहीं अच्छा, जम हो जाए बाप पार्टी पीएमएलएन में, बाप ये पार्टी सोच क्यों कभी जम पाई होगी? गई? बाप पार्टी जम नहीं होगी, बाप पार्टी खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, प्रोसेस है, जम क्यों होगी? ठीक है, अब आपने ये सोचा है कि आपने अपनी पार्टी की इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हुए अपनी पार्टी को इंटैक्ट भी रखना है, तो आप कोई सियासी इत्तेहाद करेंगे या आप सोलो फ्लाइट लेंगे? हम जाहिर है देखेंगे, सियासी जहन सियासत जब ऑन होती है तो आदमी एवेल्युएट करता है, कैलकुलेट करता है, सिचुएशन को देखता है, सारे चीजें देख के मशवरे होते हैं अंदर पार्टी में। अच्छा, मैं मरियम नवाज साहिबा का एक क्लिप सुन रही थी और आपने भी सुना होगा, बड़ा मशहूर हुआ था जब पार्टी आपकी बाप बनी थी कि जी रातों रात, अगर आपने नहीं सुना तो मैं सुनवा सकती हूँ, सुना है तो आपकी बताइएगा। उन्होंने सुनते रहे, सब कुछ हमने सुना है, यहाँ पे रातों रात सबके साथ होता है, रातों रात आ जाते हैं, हम खाली नहीं है। पंजाब में भी होता है, थोड़ा होता होगा, हमारे जैसा नहीं होता होगा, मगर कहाँ क्या नहीं है, क्या नहीं होता यहाँ पे। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि जिस पार्टी के खिलाफ आपने शेम शेम के नारे लगवाए, आपने कहा कि जी वो माँ ने एक जन्म दे दिया और फिर बाप को हुकूमत मिल गई, पता नहीं क्या क्या बोला, उसके बाद आपने दोबारा आके उन्हीं लोगों को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो इस लिहाज से मैं आपका कमेंट जानना चाह रही थी। मैं समझता हूँ फिर लेना नहीं चाहिए था इनको, ये जो पगोड़े थे या छोड़ के आए थे या प्रेशर में, तो अगर वो प्रेशर में आए तो दोबारा भी प्रेशर में आकर मुस्लिम को छोड़ दें, मुस्लिम लीग पे अगर वक्त आ जाए छोड़ दें, फिर क्या होगा? यस, ये बड़े आपने पॉइंट की बात की है। कोई गारंटी है कि दोबारा ये पीएमएलएन को नहीं छोड़ेंगे? इन्होंने अभी कोई गारंटी दी है? 1 साल बाद, 1.5 साल बाद लोग बातें कर रहे हैं, दोबारा से कोई कड़ा वक्त आ जाए फिर? जी हम तभी अल्लाह कोई शिकायत लगा सकते हैं, और तो कोई जगह नहीं रही यहाँ पे पाकिस्तान में शिकायत की ना, अल्लाह को शिकायत लगाएंगे। जैसे फलस्तीन वाले भी अल्लाह को शिकायत लगाएंगे, दुनिया पूरी उनके खिलाफ हो गई है, सारे मौजूद जो हमारे तबके थे जो हम अपने बच्चों को सिखाते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उनको चलाने वाले, उधर पढ़ने वाले जो है जालिम बन गए, आप देख लेना, तो अब इधर क्या गिला है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाबजादा खालिद हुसैन मक्सी साहब और सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएमएलएन को इस तरह से नहीं लेना चाहिए था, और क्या गारंटी है कि अभी जाने के बाद दोबारा से ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा। अगर वो कहते हैं पहले प्रेशर में था कि वो फिर पार्टी छोड़ के पीएमएलएन वापस नहीं आएंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।